चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं जहां हर एटम के अंदर एक कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें वक्त में पीछे ले जा सकती है। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक हजारों साल पुरानी किसी चीज की उम्र इतनी सटीकता से कैसे बता पाते हैं। ये तो किसी असल दुनिया की पहेली जैसा लगता है ना? जवाब छिपा है कार्बन में। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। दरअसल इस एटॉमिक क्लॉक के पीछे एक बहुत ही कमाल की तकनीक है जिसे रेडियोकार्बन डेटिंग कहते हैं, और इसने सच में हमारे इतिहास को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब विलार्ड लिबी ने ये तरीका खोजा। उनकी ये खोज इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिला, और आज तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक रोजमर्रा का जरूरी टूल बन गया है। ठीक है, तो इस एटॉमिक क्लॉक को समझने के लिए हमें पहले एटम के अंदर ही एक पहेली को सुलझाना होगा। देखिए, किसी भी एटम के दिल में, मतलब उसके न्यूक्लियस में, दो मेन खिलाड़ी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ही तय करते हैं कि वो एलिमेंट क्या है। जैसे 6 प्रोटॉन्स मतलब हमेशा कार्बन ही होगा, और न्यूट्रॉन, उनका कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वो एटम को वजन और स्थिरता देते हैं। तो यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ जिसने 20वीं सदी के वैज्ञानिकों का सिर घुमा दिया। अगर किसी एलिमेंट के सारे एटम्स में प्रोटॉन्स की संख्या एक जैसी है, तो फिर उनका वजन अलग अलग क्यों होता था? कुछ भारी, कुछ हल्के, ऐसा क्यों? और इस गुत्थी को सुलझाने का श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक को, जिनका नाम था फ्रेडरिक सोडी। उनकी खोज ने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। सोडी ने खुद बताया था कि वो किस मुश्किल से जूझ रहे थे। उनके ही शब्दों में कहें तो उन्हें ऐसे तत्व मिल रहे थे जो केमिकल रूप से बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें किसी भी तरह अलग करना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उनका एटॉमिक वजन अलग था। और जो नाम इस पहेली को दिया गया वो अपने आप में ही पूरा जवाब है, आइसोटोप, जिसका ग्रीक में मतलब है एक ही जगह। ये नाम मार्गरेट टॉड ने सुझाया था, और ये बिल्कुल फिट बैठता था। ये अलग अलग एटम पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर थे। चलिए कार्बन का ही उदाहरण लेते हैं, समझने में आसानी होगी। देखिए, कार्बन के सभी एटम्स में 6 प्रोटॉन होते हैं, ये तय है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है। अगर 6 न्यूट्रॉन हैं तो वो है कार्बन 12, अगर 7 हैं तो वो है कार्बन 13, और अगर 8 न्यूट्रॉन हैं तो वो बन जाता है कार्बन 14। ये तीनों ही कार्बन के आइसोटोप हैं। तो प्रोटॉन तो वही रहे, लेकिन न्यूट्रॉन की गिनती बदलने का असर बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आइसोटोप के 2 चेहरे होते हैं। कुछ, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13, बिल्कुल स्थिर होते हैं, मतलब उनका न्यूक्लियस मजबूत होता है और कभी नहीं बदलता। लेकिन कुछ, जैसे कार्बन 14, अस्थिर होते हैं। उनका न्यूक्लियस वक्त के साथ टूटता या डीके होता रहता है, और इस प्रक्रिया में एनर्जी निकलती है। इन्हें ही हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं। अब ये जो डीके है, इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? ये एक तय रफ्तार से होता है, बिल्कुल घड़ी की तरह। और इस रफ्तार को हम नापते हैं हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ वो वक्त है जिसमें किसी रेडियोएक्टिव चीज की आधी मात्रा खत्म हो जाती है। और कार्बन 14 के मामले में ये समय है 5730 साल। इसका मतलब ये है कि ठीक 5730 साल बाद किसी भी चीज में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा ठीक आधी रह जाएगी। ये एक भरोसेमंद एटॉमिक घड़ी है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। हाफ लाइफ के इस कॉन्सेप्ट को वापस हमारी पहली पहेली से जोड़कर लिखते हैं, और साथ ही इसके कुछ और कमाल के इस्तेमाल भी जानते हैं। तो आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, जब तक कोई भी जीव, पौधा हो या जानवर, जिंदा रहता है, वो हवा से लगातार कार्बन 14 लेता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है, ये सिलसिला रुक जाता है, और उसके शरीर में जो कार्बन 14 पहले से है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक बस इसी बचे हुए कार्बन 14 को नापते हैं और पता लगा लेते हैं कि मौत कब हुई थी, और बस हमारी पहेली सुलझ गई। पर यह कहानी सिर्फ अतीत के राज खोलने तक ही सीमित नहीं है। आइसोटोप सिर्फ इतिहास की घड़ी नहीं है, बल्कि ये भविष्य बनाने वाले उपकरण भी हैं। जरा सोचिए, आइसोटोप्स की ये दुनिया हमारी जिंदगी के कितने हिस्सों को छूती है। दवाइयों में ये कैंसर का पता लगाने, उसके इलाज में मदद करते हैं। पर्यावरण विज्ञान में ये हमें प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद करते हैं। फोरेंसिक में ये सबूतों की जांच में काम आते हैं। और हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तो इन्हीं की देन है।
तो फ्रेडरिक सोडी की एक छोटी सी पहेली को सुलझाने से शुरू हुआ ये सफर आज हमें ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज सुलझाने में मदद कर रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एटम के दिल में अभी और कौन कौन से रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।